नमस्कार दोस्तों, आज हमें और हिंदी का गद्य साहित्य है रामचंद्र तिवारी वाली बुक से पढ़ रहे थे, तो उसका अगला पार्ट लेकर आए हैं और आपका इजी थिंक चैनल पर स्वागत है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और आप मुझे इसके लिए कि हमें पीडीएफ चाहिए है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं। खड़ी बोली गद्य उत्तर भारत में। खड़ी बोली गद्य के उद्भव के विषय में पंडितों की दो राय थी। एक जॉर्ज ग्रियर्सन और एक R.W. फ्रेजर। नलिनी मोहन सान्याल प्रभृति विद्वान। आधुनिक साहित्यिक खड़ी बोली का आविष्कार सर्वप्रथम गिल क्राइस्ट की अध्यक्षता में लल्लू लाल और सदल मिश्र द्वारा बतलाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न बन जाएगा कि खड़ी बोली जो आधुनिक साहित्य है, आधुनिक साहित्य की जो खड़ी बोली है उसका सबसे पहले आविष्कार गिल क्राइस्ट की अध्यक्षता में, यानी अध्यक्ष तो कौन थे? गिल क्राइस्ट थे और लल्लू लाल और सदल मिश्र द्वारा बताते हैं। डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने और डॉक्टर वार्ष्णेय ने इस मत को भ्रामक सिद्ध किया है। शुक्ल जी ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ अकबर के समय में गंग कवि द्वारा चंद छंद वर्णन की महिमा से माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि सबसे पहली जो रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने खड़ी बोली गद्य की रचना कौन सी मानी है और किस कवि को माना है? तो ये देखिए गंग कवि की कविता है, रचना है एक चंद छंद वर्णन की महिमा। यह छोटी सी रचना 1570 में, ये इसका समय है, के आसपास लिखी गई थी। इस पुस्तक में प्रयुक्त खड़ी बोली का स्वरूप इस प्रकार से दिया गया है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न डेफिनेटली बनेगा। और ये जो नीचे वाला ही हमारे काम का नहीं है इसमें से, तो इसको हम छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं। निश्चय ही गद्य रचना तिथि 1570 ईस्वी को देखते हुए बहुत ही व्यवस्थित और आधुनिक है, किंतु अब भी इसकी भी प्रामाणिकता संदिग्ध हो गई है। डॉक्टर कवड़े के मतानुसार इसका रचयिता, रचनाकाल और प्रामाणिकता सब कुछ संदिग्ध है। कुछ भी हो, यह निर्विवाद है कि अंग्रेजों के प्रभाव से सर्वथा पृथक फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के पहले भी पंजाब में गुरुमुखी लिपि में ब्रज भाषा प्रभावित खड़ी बोली गद्य की समृद्ध परंपरा रही है। यहाँ इस परंपरा के गद्य का संक्षिप्त परिचय अप्रासंगिक न होगा। गुरुमुखी लिपि में खड़ी बोली गद्य। सामान्यतः यह समझा जाता है कि खड़ी बोली का जन्म दिल्ली के आसपास की छावनियों में हिंदुओं और मुसलमानों के संपर्क से बाजारू भाषा के रूप में हुआ, किंतु इधर गुरुमुखी लिपि में लिखा हुआ जो विपुल साहित्य प्रकाश में आया उससे ये धारणा पुष्ट होने लगी कि मुसलमानों का संपर्क पहले पंजाब हरियाणा की जनता से हुआ और यह संपर्क बराबर बना रहा। इसलिए खड़ी बोली का एक वजरी और पंजाबी प्रभावित रूप से पहले ही अस्तित्व में आ चुका था। गुरुमुखी लिपि में लिखित होने के कारण इसे या तो पंजाबी भाषा का साहित्य समझ लिया गया था या इस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया था। वास्तविकता यह है कि राम प्रसाद निरंजनी के भाषा योग वासिष्ठ 1741 की रचना के पूर्व पंजाब में सोढ़ी मिहरी बानू, जो कि 1581 से 1640 ईस्वी के बीच में थे, इनका काल है, और हैरी जी और दयाल अनेमी आदि लेखक खड़ी बोली गद्य में अपनी रचनाएं प्रस्तुत कर चुके थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो राम प्रसाद निरंजनी हैं उनका एक रचना है भाषा योग वासिष्ठ 1741 में। इससे पहले क्या है कि पंजाब में सोढ़ी मिहरी बानू और हरिजी दयाल अनेमी, ये आदि जो लेखक थे ये खड़ी बोली गद्य में रचनाएं अपनी दे चुके थे।
सोढ़ी मिहरी बानु ने सचुसंड पोथी लिखकर गुरुवाणी की व्याख्या प्रस्तुत की है, जिसका यहाँ पर एक नमूना दिया गया है। ये हमें नहीं पढ़ना है। ये भी हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न नहीं बनेगा। अब ये यहाँ से देखिए, दयालु अनेमी का उपयुक्त गद्यावतरण 1721 ईस्वी का माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नाम राम प्रसाद निरंजनी कृत योग वासिष्ठ भाषा का जो उद्धरण प्रस्तुत किया है, उसकी भाषा अत्यंत व्यवस्थित है और आधुनिक खड़ी बोली गद्य के निकट है। आचार्य शुक्ल ने राम प्रसाद निरंजनी के गद्य को 1741 का गद्य स्वीकार किया है। सहसा विश्वास नहीं होता है कि 20 वर्षों के अंतराल में खड़ी बोली गद्य इतना परिष्कृत और व्यवस्थित कैसे हो गई है। इधर गुरुमुखी लिपि में प्राप्त हिंदी गद्य के संबंध में जो अनुसंधान हुआ है, उससे यह सिद्ध हो गया कि साधु राम प्रसाद निरंजनी द्वारा संवत 1798 में योग वासिष्ठ भाषा की रचना करने की बात निराधार है। साधु राम प्रसाद निरंजनी का पंजाबी भाषा और साहित्य के इतिहास में कोई अस्तित्व नहीं रहा है। कुछ भी हो, साधु राम प्रसाद निरंजनी कृत योग वासिष्ठ भाषा चाहे प्रामाणिक हो या न हो, इतना सिद्ध है कि पंजाब में खड़ी बोली गद्य की परंपरा 17वीं सदी के प्रथम चरण से ही विद्यमान थी और ये परंपरा उत्तरोत्तर विकसित होती गई है। सन 1750 ईस्वी के आसपास गुरु नानक की शिष्य परंपरा में 11वें क्रम पर आने वाले श्री आनंद घन ने जपुटिका लिखी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये 1750 के आसपास है और जो गुरु नानक है उनकी शिष्य परंपरा में 11वें क्रम के हैं। कौन? श्री आनंद घन, और उन्होंने जपुटिका लिखी थी। इसका गद्य अपेक्षाकृत परिमार्जित और व्यवस्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये हमारे काम का नहीं है तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे। राम प्रसाद निरंजनी कृत योग वशिष्ठ भाषा का अस्तित्व भले ही संदिग्ध या निराधार हो, गुरुमुखी गद्य की लंबी परंपरा में ये प्रमाणित हो चुका है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के पूर्व भी उत्तर भारत में खड़ी बोली गद्य की सत्ता थी और अपने विकास क्रम में वह व्यवस्थित और परिमार्जित हो रहा था। गुरुमुखी लिपि के खड़ी बोली गद्य के विकास क्रम में ही बसवा, जो कि एमपी में पड़ता है, निवासी पंडित दौलत राम कृत जैन पद्म पुराण के भाषानुवाद 1761 में, जन प्रहलाद के नरसिंह तापनी उपनिषद 1719 के हिंदवी खड़ी बोली अनुवाद में, मथुरानाथ शुक्ल ने पंचांग दर्शन 1800 में नामक ज्योतिष ग्रंथ में, और इसी परंपरा में आगे चलकर मुंशी सदासुख लाल के विष्णु पुराण के आधार। तो ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दौलत राम है जो कि कहाँ के थे? बसवा के थे। ये भी पूछा हुआ प्रश्न है एक बार कि दौलत राम का जो स्थान है वो कहाँ से है, तो संबंध कहाँ से है, तो ये बसवा स्थान से है। तो निवासी पंडित दौलत राम कृत जैन कृति है कौन सी? पद्म पुराण, उसका भाषा अनुवाद इन्होंने 1761 में किया था। फिर जन प्रहलाद हैं, उन्होंने नरसिंह तापनी उपनिषद 1719 में किया था, जो कि हिंदवी यानी खड़ी बोली में अनुवाद है। मथुरानाथ थे, मथुरानाथ शुक्ल हैं, उन्होंने पंचांग दर्शन 1800 में किया था और ये एक ज्योतिष ग्रंथ है। और इसी परंपरा में आगे चलकर मुंशी सदासुख लाल हैं, उन्होंने एक विष्णु पुराण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये रचना, पर रचित सुख सागर में खड़ी बोली गद्य की अखंड परंपरा परिलक्षित होती है। यह परंपरा भारत के पड़ोसी देश नेपाल तक में व्याप्त है। इसका प्रमाण यह है कि वहां सन 1830 ईस्वी के आसपास के कुछ राजकीय पत्र राज दरबार की कार्यवाहियों के विवरण तथा धर्म भावना से प्रेरित नाटक प्राप्त हुए हैं। इनकी भाषा खड़ी बोली हिंदी है। एक नाटक इनका कृष्णा चरित उपाख्यान है। यह सन
1835 में काठमांडू में रथ यात्रा के वार्षिक समारोह के अवसर पर नेवरियों द्वारा ब्रिटिश रेजिडेंसी के तत्वाधान में खेला गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। एक तो देखिए ये जो लल्लू लाल हैं उनकी सुख सागर है, और एक ये देखिए यहाँ पर दिया है, एक नाटक ये है कृष्णा चरितोपाख्यान है। और 1835 में काठमांडू में कब खेला गया था कि रथ यात्रा के वार्षिक समारोह के अवसर पर नेवरियों द्वारा ब्रिटिश रेजिडेंसी के तत्वाधान में इसको खेला गया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन जाएगा। इसकी पांडुलिपि इंडिया ऑफिस लंदन के पुस्तकालय में सुरक्षित है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसकी पांडुलिपि कहाँ स्थित है, तो ये इंडिया ऑफिस लंदन के पुस्तकालय में सुरक्षित है। आगे चलकर नाटकों के संदर्भ में विचार करते हुए हम इसकी चर्चा विस्तृत चर्चा करेंगे। हमें इतना ही कहना है कि फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रभाव क्षेत्र से दूर नेपाल में 1835 में नाटकों का लिखा जाना हिंदी खड़ी बोली की पूर्व प्रचलित परंपरा का द्योतक है। एक मिनट। खड़ी बोली के उपयुक्त गद्य ग्रंथों के अतिरिक्त इंसा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी, जो कि 1800 से 1808 ईस्वी के बीच में इनका कार्यकाल रहा है, भी अंग्रेजी प्रभाव से दूर लखनऊ में लिखी गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इंसा अल्लाह खां की रचना है रानी केतकी की कहानी, और ये 1800 से 1808 ईस्वी के बीच में, और इसमें अंग्रेजी प्रभाव से दूर लखनऊ में लिखा गया था। लेखक ने अपनी दृष्टि से इस रचना को शुद्ध हिंदी में प्रस्तुत किया है। प्रारंभ में ही लेखक अपनी भाषा नीति के विषय में स्पष्ट घोषणा कर देता है। यह वह कहानी है कि जिसमें हिंदी छूट और न किसी बोली का मेल है न पुट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेंगे, ये पंक्ति देकर पूछेंगे कि ये कौन सी रचना में उल्लेखित है। विषय की दृष्टि से इस कृति का महत्व स्मरणीय है। इसके माध्यम से सर्वप्रथम खड़ी बोली गद्य साहित्य में लौकिक श्रृंगारमय प्रेमाख्यान परंपरा का सूत्रपात हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि कौन सी रचना है कि रानी केतकी के, एक मिनट, रानी केतकी की कहानी के माध्यम से सर्वप्रथम खड़ी बोली गद्य है साहित्य में लौकिक श्रृंगारमय प्रेम आख्यानक परंपरा का सूत्रपात हुआ था। शैली की दृष्टि से रानी केतकी की कहानी हास्य प्रधान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, शैली पूछी जाती है, क्योंकि आजकल क्या है कि प्रश्नों का ट्रेंड है वो चेंज कर दिया है। वन लाइनर कम पूछते हैं, या तो वो मिलान वाले पूछते हैं, या फिर इसमें से संगत है, संगत नहीं है, असंगत है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो उसमें क्या है कि जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आप उस प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे। तो जैसे मान लो उन्होंने रानी केतकी की कहानी के प्रश्न दे दिया और पूछा है कि रानी केतकी की कहानी के संबंध में असत्य कथन कौन सा है, तो वहां पर ऐसे जो वन लाइनर हैं वो उठा लेंगे। तो ये शैली है जो रानी केतकी की कहानी की, वो हास्य प्रधान है, इसमें गांभीर्य नहीं है, चुहल है। भावों और विचारों को व्यक्त करने के लिए लेखकों ने मुहावरों का खूब प्रयोग किया है। यानी जो इंसा अल्लाह खां हैं उन्होंने, और मुहावरे हैं उनका बहुत ज्यादा उल्लेख किया है। वस्तु वर्णन में पर्याप्त विस्तार लक्षित होता है। लेखक की वर्णन शक्ति अद्भुत है। उसने दृश्यों को शब्द चित्रों में सजीव कर दिया गया है। वातावरण को प्रभावात्मक बनाने के लिए बीच बीच में पद्य का प्रयोग भी किया है। इस कहानी में इंसा के व्यापक अनुभव और गंभीर ज्ञान की सूचना भी मिलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सी कहानी? रानी केतकी की कहानी में। और इंसा के व्यापक अनुभव और गंभीर ज्ञान की जो सूचना है वो भी हमें मिलती है। वेश्याओं के हाव भाव, राग रागनियों का प्रकार, श्रृंगार के प्रसाधन, नावों के विविध रूप, हिंदुओं की पौराणिक कथाएं, विवाह की रस्में आदि जीवन के विविध पक्षों से संबंधित अनेक विषयों का समावेश इस कहानी में किया गया है। इंसा की
भाषा की एक बहुत बड़ी विशेषता यह है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंसा की भाषा की बहुत ही बड़ी विशेषता यह है कि उसमें प्राचीन उर्दू गद्य के अनुसार कृदंत, क्रियाओं और विशेषणों में भी वचन सूचक चिन्ह लगाए गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से पूछेंगे और आपसे ये एक बार पूछा हुआ भी है। निवाड़ मोलिये बजरे, लचके मोर पंखी, सोना मुखी, श्याम सुंदर, राम सुंदर और जितनी ढबकी नावें थी सुथरे रूप से सजी सजाई, कसी कसाई, सौ लचके खातियां, आतियां जातियां लहरातियां, परी फिरतियां थी, उन सब पर यही गवैये हैं, चनिया है, राम जनिया, डोमनिया खचाखच भरी अपने अपने कर्तव्य नाचती गाती बजाती हैं। तो ये कृदंत है, क्रिया है, विशेषण है, इनका यहाँ पर प्रयोग किया गया है। कूदती फांदती धूमें मचाती, अंगड़ातियां जमहातियां उंगलियां नचातियां उछली पड़तियां थी। भाषा का यह प्रयोग उपयुक्त विशेषता का पूर्ण परिचायक है। वाक्य विन्यास में फारसीपन भी आ गया है, जैसे सिर झुकाकर नाक रगड़ता हूँ अपने बनाने वाले के सामने, जिसने हम सबको बनाया है और बात की बात में वह कर दिखाया जिसका भेद किसी ने न पाया है। किंतु इस प्रकार के प्रयोग कम है। इंसा के गद्य में सानुप्रास विराम की प्रवृत्ति भी पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंसा के गद्य में सानुप्रास विराम की प्रवृत्ति भी पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। जब दोनों महाराजाओं में लड़ाई होने लगी, रानी केतकी सावन भादो के रूप रोने लगी। इस प्रकार के वाक्य इसी प्रवृत्ति के परिचायक हैं। रानी केतकी की कहानी में प्रयुक्त गद्य का सामान्य रूप नीचे उद्धरण में देखा जा सकता है। ये यहाँ पर दिया गया है, ये हमें नहीं पढ़ना है। वस्तुतः इंसा की भाषा हल्के चलाऊपन और मनोरंजक विषयों के अनुकूल थी। इसके विपरीत गुरुमुखी लिपि में लिखे गद्य की भाषा दौलत राम, सदा सुखलाल आदि लेखकों की भाषा धार्मिक एवं सांस्कृतिक विषयों के अनुकूल थी। इस प्रकार हिंदी खड़ी बोली गद्य की दो शैलियों का सूत्रपात फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के बहुत पहले अंग्रेजी प्रभाव से सर्वथा पृथक हो गया था। अतएव अंग्रेज विद्वानों ग्रियर्सन, फ्रेजर आदि का ये कथन कि अंग्रेजों द्वारा हिंदी खड़ी बोली का आविष्कार हुआ और सर्वप्रथम गिल क्राइस्ट की अध्यक्षता में प्रेम सागर के लेखक लल्लू लाल का तथा सुख सागर के रचयिता सदल मिश्र की कृतियों में उसका प्रयोग किया गया था। तो ये यहाँ पर सर्वथा भ्रांत है। खड़ी बोली गद्य का विकास। हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में अंग्रेजों के योग को सर्वथा अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में शासन सूत्र आने पर राज्य व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन के लिए यह अनिवार्य था कि शासितों से संपर्क स्थापित किया जाए। इस संपर्क के लिए किसी न किसी भाषा का माध्यम आवश्यक था। अंग्रेजों के सामने तीन प्रमुख भाषाएं थी जिनके माध्यम से वे कार्य संचालन करते थे। पहली तो थी अंग्रेजी भाषा, और दूसरी है संस्कृत, अरबी और फारसी भाषाएं, और तीसरा है लोक भाषाएं। यह तो निर्विवाद था कि कंपनी अंग्रेजी भाषा का अधिकाधिक प्रचार करना चाहती थी, किंतु सामान्य जनता उससे सर्वथा अपरिचित थी। संस्कृत का प्रचार हिंदुओं के उच्च वर्ग में था। वह सांस्कृतिक भाषा थी, उसमें नवीन ज्ञान विज्ञान की विशिष्ट शब्दावली का प्रचलन न था। अरबी और फारसी का प्रयोग मुगल शासनकाल की कचहरियों में अवश्य होता था। शासक वर्ग में भी इससे परिचित था, किंतु जनसाधारण में इसका भी अधिक प्रचार न था। इन कारणों से कंपनी की भाषा नीति बहुत दिनों तक अस्थिर रही है और स्वयं अंग्रेजों
में ही इस नीति को लेकर दो पक्ष हो गए हैं। एक तो अंग्रेजी के समर्थक उसके प्रचार प्रसार का अथक प्रयत्न करते रहे, तो दूसरी ओर लोक भाषाओं के समर्थक उसकी अनिवार्यता का अनुभव करते हुए उनके प्रचार पर बल देते रहे। सन 1816 में अंग्रेजी के समर्थक डेविड हेयर ने राजा राम मोहन राय की सहायता से कलकत्ते में एक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले 1816 में अंग्रेजी के समर्थक कौन थे? डेविड हेयर, जो कि राजा राम मोहन राय की सहायता से कलकत्ता में एक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना करते हैं। और फिर 1830 में अलेक्जेंडर डफ ने कलकत्ते में ही एक कॉलेज की नींव भी रखी। एक तो स्कूल हो गया और 1816 में, और 1830 में कॉलेज भी कलकत्ता में ही की। 1832 ईस्वी के आसपास कंपनी के अंग्रेज कर्मचारियों ने खुलकर अंग्रेजी का प्रचार करना प्रारंभ कर दिया था। और 1834 में लॉर्ड मेकाले के आने पर अंग्रेजी प्रचार को बहुत बल मिला था। 1844 में लॉर्ड हॉर्डिंज ने अंग्रेजी पढ़े लोगों को सरकारी नौकरियां देने की घोषणा कर दी। इस प्रकार 1853 तक अंग्रेजी का प्रचार तीव्रता से होने लगा था। दूसरी ओर देसी भाषाओं के समर्थकों ने उनके प्रचार का कार्य भी तत्परता पूर्वक किया। वारेन हेस्टिंग, जिनका समय क्या है कि 1774 से 85 तक है, और जोनेथन डंकन 1795 से 1811 ने मिशनरियों के आग्रह पर हिंदुओं और मुसलमानों को क्रमशः संस्कृत और फारसी के, यानी हिंदुओं को तो संस्कृत से और मुसलमानों को फारसी के माध्यम से शिक्षा देने का प्रबंध किया था। हिंदू, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ से, कि हिंदू और मुसलमानों को जो शिक्षा किस माध्यम से देने का प्रबंध किया, तो हिंदुओं को तो संस्कृत से और मुसलमानों को फारसी से। किंतु इन भाषाओं का जनसाधारण से सीधा संबंध न था, फलतः इनके स्थान पर लोक भाषाओं का प्रचलन अनिवार्य माना गया था। ऑनरेबल फ्रेडरिक जॉन शोर तथा ड्रम्ड साहब ने अंग्रेजी के स्थान पर लोक भाषाओं का पक्ष लिया था। इस दिशा में सार्वजनिक शिक्षा समिति के अंतर्गत कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी 1817 और मिशनरियों द्वारा संचालित आगरा स्कूल बुक सोसाइटी ने अंग्रेजी ग्रंथों का लोक भाषाओं में अनुवाद प्रस्तुत करके बड़ा ही स्तुत्य कार्य किया था। 1837 ईस्वी के रेगुलेशन के अनुसार अदालतों से फारसी जो भाषा थी उसको हटाकर लोक भाषाओं को स्थान दिया गया था। 1834 ईस्वी में कंपनी का ध्यान भी फारसी की अव्यावहारिकता तथा लोक भाषाओं की उपादेयता की ओर गया। कंपनी अंग्रेजी का अत्यधिक प्रचार करके उसे राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करना चाहती थी। अदालतों में फारसी के प्रचलन तथा दिल्ली दरबार में उसकी मान्यता के कारण कंपनी को फारसी भी अपनानी पड़ी। अंततः फारसी की अव्यावहारिकता के कारण 1837 ईस्वी में उसके स्थान पर लोक भाषा थी उनको प्रतिष्ठित करना पड़ा। यह विचारणीय है कि कंपनी ने लोक भाषा के जिस रूप को मान्यता दी वह वर्तमान हिंदी खड़ी बोली से भिन्न है या अभिन्न है। कंपनी ने लोक भाषा के जिस रूप को मान्यता दी वह मूलतः उन लोगों की हिंदुस्तानी थी जो उच्च वर्ग के थे, जिनका संबंध राज दरबारों से था। जो अरबी फारसी के ज्ञाता थे वह बादशाह शाहजहां के बसाए हुए शाहजहानाबाद से प्रचारित हुई थी। उसमें अरबी फारसी के अनेक अप्रचलित शब्दों की भरमार थी। वह दिल्ली की लाडली थी और शाहों की गोद में पली थी। वह सच्चे अर्थों में लोक भाषा नहीं थी। अंग्रेजों ने शब्दों के उच्चारण को लोक रंग देने का प्रयत्न अवश्य ही किया था। इसके स्वरूप का परिचय यहाँ पर दिया गया है, जो कि हमारे कोई काम का नहीं है, ये हमें नहीं पढ़ना है। जनसाधारण में प्रचलित खड़ी बोली का रूप इससे भिन्न था।
इसमें अरबी फारसी के उन्हीं शब्दों को ग्रहण किया जाता था जो लोकमान्य थे। कंपनी के प्रभाव से अलग हिंदुस्तानी के रूप का उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, जो कि हमें नहीं पढ़ना है। उपर्युक्त जनसाधारण में प्रचलित खड़ी बोली को हिंदी या हिंदवी भी कहा गया है। इसे हम आधुनिक हिंदी के अर्थ में स्वीकार करते हैं। दक्षिणी हिंदी का रूप भी इसके समीप है। लगभग 1700 ईस्वी तक वली ने भी अपनी भाषा में हिंदीपन रहने दिया है। आगे चलकर वली साहब ने भी सादुल्लाह गुलशन के निर्देश के अनुसार फारसी के बेकार मजमून को काम में लाना शुरू किया। प्राय उसी समय दिल्ली में हातिम नाम के एक शायर महोदय थे। उन्होंने हिंदी के शब्दों को गिन गिन कर निकाल दिया गया और वे स्वयं कहते थे, ये यहाँ पर दे रखा है तो ये हमें नहीं पढ़ना क्योंकि एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। सारांश यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपनाई जाने वाली खड़ी बोली जनसाधारण में प्रचलित खड़ी बोली से सर्वथा भिन्न थी। रानी केतकी की कहानी में उपयुक्त खड़ी बोली से भी वह बहुत दूर पड़ती है। यह शाहजहानाबाद से चली थी और यह वास्तविक अर्थ में हिंदी न होकर उर्दू थी। इसे हिंदी, उर्दू, उर्दूई, रेख्ता, हिंदुस्तानी आदि नामों से भी पुकारा जाता था। इसके विपरीत जनसाधारण में प्रचलित खड़ी बोली को हिंदवी, हिंदी या हिंदवी आदि नामों से भी अभिहित किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की लिपि संबंधित नीति भी पर्याप्त अस्थिर रही थी। जॉन गिलक्राइस्ट महोदय रोमन लिपि के पक्षपाती रहे थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। वे हिंदुस्तानी के लिए भी रोमन लिपि का ही प्रयोग उचित मानते थे। उन्होंने फारसी और नागरी दोनों लिपियों को त्रुटिपूर्ण बतलाया है। रोमन के बाद वे फारसी का समर्थन करते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर रोमन के बाद फारसी का समर्थन करते हैं। वस्तुतः रोमन और फारसी दोनों लिपियां भारतीय ध्वनियों को व्यक्त करने में समर्थ न थी, इसीलिए बाध्य होकर कंपनी को नागरी लिपि अपनानी पड़ी थी। 1837 ईस्वी तक साथ साथ फारसी लिपि भी चलती रही और 40 ईस्वी के लगभग पुनः फारसी लिपि है उसको मान्यता दी गई थी। 1850 ईस्वी तक फारसी लिपि का ही प्रचलन हो गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से प्रश्न बहुत आते हैं। हिंदी खड़ी बोली और फोर्ट विलियम कॉलेज। हिंदी खड़ी बोली के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज का बहुत बड़ा स्थान रहा है। तो जब हिंदी खड़ी बोली का विकास हुआ तो उसमें सबसे ज्यादा भूमिका है वो फोर्ट विलियम कॉलेज की है। इस कॉलेज की भाषा नीति ईस्ट इंडिया कंपनी की भाषा नीति से अभिन्न रही है। 1800 ईस्वी में मोर्किविस वेलेजली ने इस कॉलेज की स्थापना की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फोर्ट विलियम कॉलेज है उसकी 1800 में स्थापना हुई और ये की किसने? मोर्किविस वेलेजली ने की थी। स्थापना का उद्देश्य राजनीतिक था। कॉलेज में ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल कर्मचारी शिक्षा प्राप्त करते थे। कॉलेज में विविध विषयों की शिक्षा दी जाती थी। अतः अरबी, फारसी, संस्कृत, हिंदी, हिंदुस्तानी, बंगला, तेलुगु, मराठी, तमिल, कन्नड़, सरल मुहम्मदी, हिंदू कानून, नीति विज्ञान, न्याय पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंग्रेजी कानून, फोर्ट सेंट जॉर्ज तथा बम्बई के गवर्नर थे। उनके द्वारा अंग्रेजी राज्य संचालन के लिए बनाए गए नियम, अर्थशास्त्र, भूगोल, गणित, यूरोप की आधुनिक भाषाएं, प्रकृति विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र, नक्षत्र विज्ञान आदि अनेक विषयों की उचित शिक्षा की व्यवस्था इस कॉलेज में की गई थी। 18 अगस्त 1800 ईस्वी के पत्र अनुसार डॉक्टर जॉन बोर्थविक गिलक्राइस्ट को हिंदुस्तानी भाषा का प्रोफेसर बनाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये जो हिंदुस्तानी भाषा है कहाँ पर? फोर्ट विलियम कॉलेज, उसका प्रोफेसर किसको बनाया गया था? तो ये बनाया गया था डॉक्टर जॉन बोर्थविक गिलक्राइस्ट। और कब बनाया? 18 अगस्त 1800 में।
गिल क्राइस्ट महोदय ने छोटे बड़े 19 ग्रंथों की रचना की है। ये भी पूछ सकते हैं कि कितने ग्रंथों की तो 19 की। कॉलेज की भाषा नीति, एक मिनट, कॉलेज की भाषा नीति समझने के लिए इनके कुछ ग्रंथों की भूमिकाएं द्रष्टव्य हैं और इनके द्वारा संपादित दी ओरिएंटल फेब्युलिस्ट की भूमिका में लिखा है। ये देखिए, उपयुक्त कथन से दो बातें स्पष्ट हैं। प्रथम तो ये कि उस समय खड़ी बोली और हिंदुस्तानी में भेद था, ये भूमिका में लिखा हुआ है। हिंदुस्तानी उर्दू से अभिन्न थी। दूसरी यह है कि अरबी फारसी शब्दों से रहित खड़ी बोली का एक रूप फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के पहले से चला आ रहा है, जो कि हमने पढ़ लिया है और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आ गया है। गिल क्राइस्ट महोदय ने अपनी प्रथम कृति ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये रचना गिल क्राइस्ट की, और प्रथम जो करती है वो कौन सी है, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी की विस्तृत भूमिका में भी अपनी भाषा नीति प्रकट की है। इस वृहद कोश में हिंदुस्तानी कहे जाने वाले शब्द अधिकांशतः अरबी और फारसी भाषाओं से लिए गए हैं। कोश में लिपि भी फारसी ही रखी गई थी। गिल क्राइस्ट महोदय की एक अन्य कृति है कौन सी, ए ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। में व्याकरण के नियम तो हिंदवी के आधार पर निर्धारित किए गए हैं, किंतु छंद, लिपि, उद्धरण आदि सभी कुछ उर्दू के आधार पर किए गए हैं। गिल क्राइस्ट महोदय की इन कृतियों के अध्ययन से प्रकट होता है कि हिंदुस्तानी से उनका तात्पर्य उस भाषा से था जिसका व्याकरण तो उन्हीं के शब्दों में हिंदवी रहे या ब्रजभाषा रहे, लेकिन संज्ञा शब्द अरबी फारसी से लिए गए थे। उन्होंने हिंदी, उर्दू, रेख्ता और हिंदुस्तानी को समानार्थी ही माना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये पंक्ति। हिंदी का अर्थ उनकी दृष्टि में हिंद की था और हिंदवी को वे केवल हिंदुओं की भाषा मानते थे। गिल क्राइस्ट ने खड़ी बोली की कुल 3 शैलियां निर्धारित की गई थी। पहली कौन सी है, दरबारी या फारसी शैली, दूसरी है हिंदुस्तानी शैली और तीसरी है हिंदवी शैली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, एक मिनट। इनमें फारसी शैली सर्वसाधारण के लिए बोधगम्य नहीं थी। हिंदवी शैली को वे गंवारू समझते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, प्रश्न पूछा हुआ है कि जो गिल क्राइस्ट हैं उन्होंने गंवारू किसे कहा है, तो ये क्या है, हिंदवी जो शैली है उसको कहा है। हिंदुस्तानी शैली उन्हें सर्वप्रिय थी, इसे वे दी ग्रेट पॉपुलर स्पीच ऑफ हिंदुस्तान कहते थे। गिल क्राइस्ट महोदय हिंदुस्तानी यानी अरबी फारसी मिश्रित के समर्थक होने पर भी हिंदी की पूर्ण अवहेलना नहीं कर सके, इसीलिए उन्हें 1802 में लल्लू लाल जी की स्थायी नियुक्ति करानी पड़ी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो अपना फोर्ट विलियम कॉलेज है उसमें लल्लू लाल जी की नियुक्ति कब होती है, तो 1802 में होती है और ये स्थायी नियुक्त किए गए थे। जॉन गिल क्राइस्ट साहब द्वारा पोषित हिंदुस्तानी न तो सिपाहियों की समझ में आती थी और न जनसाधारण के लिए बोधगम्य थी, इसीलिए लल्लू लाल जी हैं उनको इन्होंने और नियुक्त किया था। फलतः कॉलेज की भाषा नीति में परिवर्तन अनिवार्य हो गया था। 25 जुलाई 1815 ईस्वी में वार्षिक उत्सव के समय ऑनरेबल एन बी एड मॉन्टन ने इसकी आवश्यकता की और अध्यापकों तथा अन्य उपस्थित जो व्यक्ति थे उनका ध्यान आकर्षित किया था। 1823 में विलियम प्राइस महोदय हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो फोर्ट विलियम कॉलेज थी उसके और जो हिंदुस्तानी भाषा विभाग था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो ये 1823 में विलियम प्राइस महोदय हैं, उनको हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष पर नियुक्त
किया गया था। इसके समय में कॉलेज की भाषा नीति में महान अंतर लक्षित होता है। उन्होंने हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी खड़ी बोली यानी आधुनिक अर्थ में को मान्यता दी गई थी। उनके समय से ही कॉलेज काउंसिल के मंत्री रेडेल साहब ने सरकारी मंत्री सी लसिंगटन को एक पत्र लिखा था। इस पत्र से कॉलेज की परिवर्तित भाषा नीति का ज्ञान भली भांति हो जाता है। रेडेल महोदय ने यहाँ पर लिखा है, जो कि ये दे रखा है, ये हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में कोई प्रश्न नहीं बनता है, इसलिए हम इसको छोड़ते हैं, स्किप कर देते हैं। 28 अक्टूबर 1824 ईस्वी को गवर्नर जनरल ने कॉलेज के नव विधान को मान्यता दी थी। इस नव विधान के साथ कॉलेज की भाषा नीति भी बदली। कॉलेज में विलियम प्राइस महोदय की नीति भी अब प्रधान हो गई थी। जब कॉलेज ने अपना नव विधान गवर्नर जनरल के पास स्वीकृति के लिए भेजा था, तब साथ में प्राइस साहब का एक पत्र भी भेजा गया था। इस पत्र में उन्होंने लिखा था, हिंदी और हिंदुस्तानी में सबसे बड़ा अंतर शब्दों का है। हिंदी के लगभग सभी शब्द संस्कृत के हैं, हिंदुस्तानी के अधिकांश शब्द अरबी और फारसी के हैं। यानी हिंदी के जो शब्द हैं वो तो क्या है, संस्कृत के हैं, और हिंदुस्तानी जो भाषा थी ना उसके क्या है, अरबी और फारसी के शब्द हैं। और यही उस खत में लिखा था। हिंदी के संबंध में एक और महत्वपूर्ण विषय यह है कि वह नागरी अक्षरों में लिखी जानी चाहिए। नई लिपि और नए शब्द सीखने में विद्यार्थियों को कठिनाई होगी, किंतु इससे उनके ज्ञान की वास्तविक वृद्धि तो होगी। उनका हिंदुस्तानी ज्ञान थोड़े परिवर्तन के साथ फारसी ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इससे वे न तो भाषा और न देश के विचारों के साथ ही परिचित हो पाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संक्षेप में कॉलेज की भाषा नीति के दो मोड़ थे। एक तो क्या था कि 1800 से लेकर 1815 ईस्वी तक जॉन गिलक्राइस्ट द्वारा निर्धारित हिंदुस्तानी कॉलेज की मान्यता रूप में भाषा बनी रही, और एक है 1815 ईस्वी के बाद हिंदी के अध्ययन की आवश्यकता पर बल दिया गया। 1824 में कॉलेज के नव विधान के साथ भाषा नीति में परिवर्तन हुआ। विलियम प्राइस के विचार मानने हुए अधिकारियों ने हिंदी का महत्व समझा और उसे कॉलेज के पाठ्यक्रम में स्थान दिया। दिसंबर 1831 में प्राइस साहब पद त्याग कर विलायत चले गए थे। 24 जनवरी 1854 ईस्वी के सरकारी आज्ञा पत्र के अनुसार कॉलेज को तोड़ा गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि पूछ ही लेंगे कि 24 जनवरी 1854 को सरकारी जो आज्ञा पत्र के अनुसार और फोर्ट विलियम कॉलेज थी उसको तोड़ दिया था। कॉलेजों के पंडितों का खड़ी बोली के विकास में योगदान। कॉलेज की भाषा नीति का प्रभाव पंडितों की नियुक्ति पर पड़ना स्वाभाविक था। फलतः प्रारंभ में ठेठ हिंदी के किसी अध्यापक की नियुक्ति का उल्लेख नहीं मिलता है। हिंदुस्तानी विभाग में 4 मई 1801 ईस्वी को मीर बहादुर अली को प्रधान मुंशी और तारिणी मित्र को उप प्रधान मुंशी के पद पर रखा गया था, और अन्य 12 सहायक मुंशियों को की नियुक्ति की गई थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि 4 मई 1801 को मीर बहादुर अली को प्रधान मुंशी बनाया गया और तारिणी मित्र थे उनको उप प्रधान मुंशी बनाया गया, और अन्य 12 जो सहायक थे मुंशी थे उनको भी नियुक्त किया गया था। कार्य के आधार पर इन मुनियों की कई कोटियां थी। मुख्यतः सर्टिफिकेट मुंशी, सुलेख, किस्सा खां तथा भाषा मुंशी भाखा है। इन 4 प्रकार के मुंशियों का उल्लेख मिलता है। भाखा मुंशी हिंदी पंडित या हिंदी मुंशी के रूप में संस्मरण किए जाते हैं। हिंदी खड़ी बोली के विकास में जिन पंडितों ने सर्वाधिक योगदान दिया उनमें लल्लूलाल, सदल मिश्र, गंगा प्रसाद शुक्ल का नाम उल्लेखनीय है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बहुत बार आते हैं और हर परीक्षा में आते हैं। हिंदी खड़ी बोली के विकास में जिन पंडितों का सर्वाधिक योगदान है उनमें लल्लूलाल जी हैं,
इनका कार्यकाल कितना है? 1763 से लेकर 1835 तक। और सदल मिश्र हैं, उनका कितना है? 1768 से 1848 है। तथा गंगा प्रसाद शुक्ल भी हैं, इनका नाम उल्लेखनीय है। इनके अतिरिक्त इंद्रेश्वर थे, जो कि 1815 से 1819 तक हैं। नरसिंह 1818 से 21 तक हैं। और ख्याली राम 1827 से 1829 तक हैं। ब्रह्म सच्चिदानंद हैं, ये 1832 से 38 रहे। मधुसूदन तर्कालंकार ये 1838 से 41 तक रहे हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1841 तक। दीन बंधु 1871 से 1940 तक रहे हैं। तो देखो इनमें एक तो ये लल्लूलाल हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एक सदल मिश्र हैं, एक गंगा प्रसाद शुक्ल हैं, और इनके अलावा ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी हैं, और दीन बंधु भी हैं, एक मधुसूदन भी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इनको आप अपने नोट्स में ऐड कर लेना। और यदि आपको नोट्स भी चाहिए तो वो बता देना। शेष शास्त्री आदि पंडितों ने भी अपनी कृतियों से हिंदी खड़ी बोली के विकास में पर्याप्त योग दिया है। कॉलेज में इन सभी पंडितों की नियुक्ति का उल्लेख मिलता है। सबसे पहले आते हैं हमारे लल्लूलाल जी। इनका कार्यकाल कितना है? 1763 से लेकर 1835 ईस्वी तक। लल्लूलाल जी द्वारा लाल चंद्रिका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसका कार्यकाल भी पूछा जाता है 1818। तो लल्लूलाल जी द्वारा लाल चंद्रिका में दिए गए आत्म विवरण से सूचना मिलती है कि उनकी नियुक्ति 1800 ईस्वी में कॉलेज में हो गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, कि कौन सी रचना में इनका और नियुक्ति का प्रावधान दिया गया है, तो वो कौन सी है? लल्लू लाल चंद्रिका। प्रारंभ में वे सर्टिफिकेट मुंशी के रूप में कार्य करते रहे। सरकारी पत्रों में उनकी नियुक्ति की मूल तिथि फरवरी 1802 ईस्वी मिलती है। 9 मई 1804 ईस्वी को इन्हें आवश्यकता न होने के कारण कॉलेज से अलग कर दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, किंतु थोड़े ही दिनों बाद उनको पुनः रख लिया। 16 सितंबर 1805 ईस्वी को उन्हें पुनः भाखा मुंशी के पद से हटाना पड़ा, और ये हिंदुस्तानी अनुवादकों के साथ कार्य करते रहे। कुछ दिनों बाद संभवतः इन्हें पुनः अपना पद है वो प्राप्त हो गया। 1 मई 1823 ईस्वी को अध्यापकों के वेतन संबंधी वितरण पत्र में इनका नाम अंतिम बार मिलता है। रचनाएं और उनकी भाषा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लल्लूलाल जी की लगभग 11 कृतियां मिलती हैं। अब कौन कौन सी हैं? एक तो हो गया सिंहासन बत्तीसी 1801 में लिखी थी। बेताल पच्चीसी 1801 में लिखी है। शकुंतला नाटक ये 1810 में लिखा है। ये शकुंतला नाटक है वो एक नेवाज का भी है, ये ध्यान रखना आप। और माधो नल है 1801 में लिखी। राजनीति 1802 में। प्रेम सागर 1810 में लिखी है। लतायफ ए हिंदी ये 1810 में लिखी है। ब्रज भाषा व्याकरण ये 1811 में लिखी है। सभा विलास 1815 में। माधव विलास 1817 में। और लाल चंद्रिका है वो 1818 में लिखी है। अब ये देखिए यहाँ पर है ना, इनकी एक तो पहली पूछ सकते हैं, तो 1801 में सिंहासन बत्तीसी लिखी है। उसके बाद में शकुंतला नाटक इम्पोर्टेंट है, और राजनीति भी इम्पोर्टेंट है। प्रेम सागर भी इम्पोर्टेंट है। फिर ब्रज भाषा व्याकरण भी इम्पोर्टेंट है। सभा विलास भी बहुत बार पूछा जा चुका है। माधव विलास भी पूछा है, और लाल चंद्रिका भी, ये इनकी इम्पोर्टेंट है। तो ये रचनाएं आप इनकी ध्यान में रखना। इनमें ब्रज भाषा व्याकरण को छोड़कर शेष सभी कृतियां किसी न किसी अन्य लेखक की रचना का आधार लेकर प्रस्तुत हुई हैं। यह होते हुए भी ब्रज भाषा गद्य तथा खड़ी बोली गद्य दोनों के विकास में लल्लूलाल जी का योगदान महत्वपूर्ण है। उपर्युक्त कृतियों में राजनीति, माधव विलास और लाल चंद्रिका ब्रज भाषा गद्य में है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि इनकी ब्रज भाषा गद्य में कौन कौन सी रचनाएं हैं? राजनीति है, माधव विलास और लाल चंद्रिका है। शेष सभी जो रचनाएं हैं वो खड़ी बोली गद्य में है। तो ये भी ध्यान रखना आप, इनकी जो सारी रचनाएं हैं उनमें से 3 रचनाएं ऐसी हैं जो कि ब्रजभाषा गद्य में लिखी गई हैं। राजनीति, माधव विलास और लाल चंद्रिका।
और बाकी जितनी भी है, क्योंकि इन्होंने टोटल 11 लिखी हैं और 11 में से 3 निकाल दी तो 8 और बच गई, तो 8 जो रचनाएं हैं वो किस में है, खड़ी बोली गद्य में। फिर इसके बाद है सिंहासन बत्तीसी, बेताल पच्चीसी, शकुंतला नाटक और माधोनल। ये चारों कृतियां स्वयं लल्लूलाल जी के ही साक्ष्य के अनुसार उन्हीं के द्वारा विरचित मानी जाती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये रचनाएं देखकर पूछ लेंगे। किंतु ब्रिटिश म्यूजियम में सुरक्षित इन कृतियों की हस्तलिपि प्रतियों के साक्ष्य पर तथा गारसा दत्तासी के प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ के विवरण के अनुसार ये सिद्ध होता है कि लल्लूलाल केवल ब्रज भाषा में लिखी हुई मूल कथा से परिचय कराने वाले थे। खड़ी बोली गद्य में रूपांतर करते समय जवां और विला ने लल्लूलाल जी के सहायक नियुक्त हुए थे। कौन थे? जवां और विला। अपनी भाषा का प्रयोग किया था। फोर्ट विलियम कॉलेज के विवरणों में इन चारों ग्रंथों की भाषा को हिंदुस्तानी कहा है। चारों कौन से हो गए? एक तो हो गया सिंहासन बत्तीसी, और एक हो गया बेताल पच्चीसी, और एक शकुंतला नाटक और माधोनल। ये इन चारों की जो भाषा वो कौन सी है? हिंदुस्तानी है। भूलना न होगा कि गिल क्राइस्ट महोदय ने हिंदुस्तानी, उर्दू और रेखता को एक ही अर्थ में प्रयुक्त किया है, यानी इनको समानार्थी माना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। निश्चय ही हिंदवी या ठेठ हिंदी से इसके स्वरूप भिन्न है। अतः बेताल पच्चीसी और सिंहासन बत्तीसी, माधोनल और शकुंतला नाटक के आधार पर इन्हीं हिंदी खड़ी बोली गद्य के तत्कालीन वास्तविक स्वरूप को नहीं समझा जा सकता है। बेताल पच्चीसी और सिंहासन बत्तीसी की प्राय भाषा एक सी है। इसमें संस्कृत, अरबी, फारसी, ब्रज भाषा के शब्दों और रूपों का अद्भुत सम्मिश्रण है। संस्कृत शब्दों के तत्सम और अर्ध तत्सम दोनों प्रकार के रूप पाए जाते हैं। एक और अतिथि, पितृघातक, समर्पण, व्यर्थ, धर्मात्मा, नैवेद्य, तपस्या जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ, तो दूसरी ओर मूर्ख, यात्रा, राकस, जतन, शराब, वर्णन, ज्योतिषी जैसे शब्द भी कम संख्या में नहीं मिलते हैं। अरबी फारसी के शब्दों की तो भरमार है। आइन, अहवाल, खिलत, गलफत, गफलत। अलकिस्सा, नजर, मुयन, साखावत, मकदूर, बकूर आदि सब शब्द हैं वो इत्सत बिखरे हुए हैं। भाषा में स्थल स्थल पर पंडिताउपन भी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो लल्लूलाल हैं इनकी भाषा में पंडिताउपन मिलता है। तुकांत युक्त वाक्यों का भी प्रयोग किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। ध्यान देने योग्य बात यह है कि संस्कृत या हिंदी के शब्दों का प्रयोग वहीं किया जाता है जहां अरबी और फारसी के शब्दों का प्रयोग हो ही नहीं सकता है। ऐसे शब्द प्राय भारतीय धर्म, जाति, संस्कृति से संबंधित हैं। माधोनल और शकुंतला नाटक की भाषा में भी अरबी और फारसी के शब्दों एवं रूपों का अधिकाधिक प्रयोग किया गया है। भाषा के प्रयोग में इन ग्रंथों में भी सभी विशेषताएं लक्षित होती हैं जो बेताल पच्चीसी और सिंहासन बत्तीसी में है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। लल्लूलाल जी की सबसे अधिक प्रसिद्ध रचना है प्रेम सागर। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। फोर्ट विलियम कॉलेज के विवरण में इसकी भाषा हिंदवी, ठेठ हिंदी या कभी कभी खड़ी बोली में भी कही जा सकती है। वस्तुतः यही हिंदवी थी जो मुसलमानी आक्रमण के पहले समस्त हिंदुस्तान में किसी न किसी रूप में प्रचलित थी और संस्कृत, प्राकृत तथा अपभ्रंश की परंपराओं को लेकर भारतीय जनजीवन के साथ चली आ रही थी। इसीलिए लल्लूलाल जी ने इसकी रचना करते समय यामिनी भाषा को छोड़ने की बात कही है। इसकी रचना का उद्देश्य सिविलियन विद्यार्थियों को हिंदुस्तान की सर्वाधिक प्रचलित भाषा हिंदवी का ज्ञान करवाना था। प्रेम सागर की भाषा में ब्रज भाषा का प्रभाव स्पष्ट है। आगरा निवासी होने के कारण लल्लूलाल जी इससे बच नहीं सकते हैं। साथ ही इसमें कवित्व भी पर्याप्त मात्रा में है। उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक, अनुप्रास आदि अलंकारों में यह सुसज्जित है।
इसमें ब्रज भाषा के लाक्षणिक प्रयोग भी मिलते हैं। सामान्यतः कहावतें और मुहावरे भी कहीं कहीं प्रयुक्त हुए हैं। बीच बीच में पद्य का भी प्रयोग किया गया है। ये पद्य सामान्यतः ब्रज भाषा में है। राजा शिव प्रसाद ने इसमें कुछ ऐसे शब्दों की ओर भी संकेत किया है जो बाद में साहित्यिक की भाषा में प्रयुक्त हुए हैं, जैसे सोही यानी सोही का अर्थ है सामने, भया हुआ, अब ही अभी, धाया दौड़ा, बिरिया समय, तभी तभी दिशे दिखे आदि। किंतु इस प्रकार के प्रयोग तत्कालीन सभी गद्य लेखकों में मिल जाते हैं। संक्षेप में लल्लू लाल जी ने भाषा में माधुर्य, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि लल्लू लाल जी ने भाषा में माधुर्य, सरलता, सरसता, अभिव्यंजना तथा काव्यात्मकता लाने का प्रयत्न किया है। प्रेम सागर की भाषा का प्रभाव ईसाई धर्म प्रचारकों की भाषा पर विलक्षित होता है, किंतु यह भाषा का जो रूप है वो आगे चलकर अधिक मान्यता प्राप्त न कर सका। इसके बावजूद हिंदी खड़ी बोली के विकास में प्रेम सागर की स्थायी ऐतिहासिक महत्व है, जिसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। भाषा की दृष्टि से लल्लू लाल जी की विचारणीय रचना है तलयफ ई हिंदी। कॉलेज के विवरण में इसे उर्दू और हिंदवी की कहानियों का संग्रह भी कहा जाता है। वस्तुतः इसकी भाषा सरस हिंदुस्तानी है, इसमें हिंदवी का रूप नहीं दृष्टिगत होता है। स्वयं लल्लू लाल जी ने इसे बजुबान ई रेखता कहा है। इस पुस्तक में कहानियों के साथ स्थल स्थल पर ब्रज भाषा के दोहे तथा फारसी पद्य भी उद्धृत किए गए हैं। सब मिलाकर इसमें भी अरबी फारसी के तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक किया गया है और वाक्य विन्यास प्राय सर्वत्र उर्दू शैली है जैसा ही दिखता है। देशज और तद्भव शब्द वैसे ही रखे गए हैं जो अत्यधिक लोक प्रचलित होने के कारण कहानियों से बहिष्कृत हो ही नहीं सकते हैं। अतः यह रचना हिंदवी की परंपरा में नहीं रखी जा सकती है। कदाचित इसीलिए डॉक्टर वार्ष्णेय ने इसे खड़ी बोली हिंदी गद्य के विकास में इसको सहायक नहीं माना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हम सदल मिश्र की। इनका कार्यकाल रहा था 1768 से 1848 के बीच में रहा था। कॉलेज से संबंधित हिंदी पंडितों में सदल मिश्र का स्थान भी महत्वपूर्ण रहा है। कॉलेज के विवरणों के सूक्ष्म अवलोकन से ये निर्विवाद है कि 1803 ईस्वी में सदल मिश्र कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग से संबंधित थे। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। 1804 ईस्वी में लल्लू लाल जी के साथ साथ इन्हें भी कॉलेज से अलग कर दिया गया था, किंतु उसी वर्ष 17 अक्टूबर के कॉलेज काउंसिल के एक प्रस्ताव में के अनुसार इन्हें पुनः नियुक्त कर लिया गया था। सदल मिश्र की साहित्यिक कृतियों में ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सदल मिश्र की साहित्यिक कृतियों में चंद्रावती है ये 1803 में, रामचरित्र ये पूछा हुआ है। अध्यात्म रामायण का अनुवाद है 1806 में, ये तो अभी पूछा हुआ है कॉलेज प्रोफेसर में, एपी में पूछा हुआ है अभी 2025 में। और एक है हिंदी पर्शियन वाक्य बुलरी 1809 में, ये उल्लेखनीय है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तो अभी लेटेस्ट ही पूछी हुई है और ये भी बहुत बार पूछी हुई है। चंद्रावती या नासिक केतोपाख्यान वस्तुतः यजुर्वेद के आधार पर कंठोपनिषद में वर्णित नचिकेत की कथा का ही खड़ी बोली गद्य में रूपांतरण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। चंद्रावती यानी जो नासिकेतोपाख्यान है उसका नाम ही चंद्रावती है और उसमें क्या है, यजुर्वेद के आधार पर कंठोपनिषद वर्णित नचिकेत की कथा का ही खड़ी बोली गद्य के रूप में रूपांतरण किया गया है। सदल मिश्र ने ब्रह्म ज्ञान के स्थान पर पात्रों और घटनाओं को ही अधिक प्राधान्य दिया है। रामचरित वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। रामचरित 320 पृष्ठों में समाप्त हुआ है। इसमें कुल 7 कांड हैं
जो रामचरितमानस में है वैसे ही रामचरित्र में है। अध्यात्म रामायण का आधार लेते हुए भी सदल मिश्र ने सर्गों के क्रम में थोड़ा बहुत परिवर्तन किया है। कथा की दृष्टि से कोई भी परिवर्तन लक्षित नहीं होता है। सदल मिश्र आरा जिले के निवासी थे, अतः उनकी भाषा पर बिहारी का प्रभाव दिखाई दिया। ये प्रश्न भी पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ये अभी पूछा हुआ है। कहाँ से थे? आरा से। और इनकी बिहारी, क्योंकि ये पूर्वी में आता है आरा जिला। कुछ बंगला प्रभाव भी था। उनका व्यक्तित्व प्रयत्न व्यक्तिगत प्रयत्न खड़ी बोली के प्रयोग का ही रहा है, किंतु वे ब्रज भाषा के प्रभाव से अपने को अलग नहीं रख सकते हैं। यह ब्रज भाषा भी बिहारी प्रयोगों से मिलकर अपना मूल रूप है उसको खो बैठी है। सदल मिश्र की भाषा में भी पंडिताउपन है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। पूर्वी शब्दों और प्रयोगों से भी वे अपना पीछा नहीं छुड़ा सके हैं, अतः ये होते हुए भी उनकी भाषा परिमार्जित गद्य की विशिष्टताओं को अत्यधिक आत्मसात कर सकी है। प्रेम सागरी भाषा में उनकी अधिक प्रौढ़ता है। रामचरित्र एक प्रकार से अनुवाद है, इसकी भाषा खड़ी बोली है। अरबी फारसी के शब्द भी बीच बीच में आ गए हैं। ब्रज भाषा बिहारी और बंगला के शब्द तो हैं ही, एक संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद होने के कारण रामचरित्र की भाषा संस्कृत शब्दों से अधिक पचा सकी है। अब है मुंशी सदासुख लाल। इनका कार्यकाल है 1746 से लेकर 1824 ईस्वी के बीच में। हिंदी के प्रारंभिक गद्य लेखकों में सदासुख लाल नियाज का अन्यतम स्थान रहा है। उन्होंने तत्कालीन हिंदी खड़ी बोली गद्य का उर्दू से स्वतंत्र निजी स्वरूप प्रस्तुत किया है। इनका जन्म दिल्ली में 1746 ईस्वी में हुआ। ये फारसी और उर्दू के अच्छे लेखक और शायर थे। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म कब हुआ और कहाँ? दिल्ली में हुआ था 1746, और ये फारसी और उर्दू के लेखक और कवि रहे हैं। 1793 ईस्वी के लगभग ये कंपनी सरकार की सेवा में चुनार में तहसीलदार पद पर प्रतिष्ठित रहे हैं। आप स्वतंत्र विचारों वाले सज्जन और भक्त हृदय व्यक्तित्व थे। सन 1818 ईस्वी में आपने मुंतखबूत तारीख लिखी, जिसमें अपने जीवन का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया है। 65 वर्ष की अवस्था में आपने नौकरी छोड़ दी। शेष जीवन आपने प्रयाग में रहकर भगवत भजन करते हुए व्यतीत किया है। विष्णु पुराण इनकी रचना है कि कुछ उपदेशात्मक और नैतिक प्रसंगों को चुनकर आपने सुख सागर नामक पुस्तक लिखी है। यह कृति अधूरी प्राप्त हुई है। खास दिल्ली के निवासी होते हुए भी पौराणिक प्रसंगों को लेकर पुस्तक रचना करते समय आपने हिंदी खड़ी बोली गद्य के उस रूप को स्वीकार किया जो समस्त हिंदी प्रदेश के शिष्ट हिंदुओं, कथावाचक और पंडित साधु संतों में प्रचलित था। आपके गद्य में संस्कृत भाषा के तत्सम शब्दों का समावेश अधिक है। हिंदी गद्य की ये परंपरा अंग्रेजी के प्रभाव क्षेत्र से अलग राम प्रसाद निरंजनी और दौलत राम द्वारा पहले से ही प्रतिष्ठित चली आ रही है। आपने उसे अधिक स्वच्छ, सरल और सुबोध रूप में प्रस्तुत किया है। पंडिताउपन आपके गद्य में है। निज स्वरूप में लय हुजिए तोता है सो नारायण का नाम लेता है, इससे जाना गया है। स्वभाव करके वे दैत्य कहलाए हैं, उन्हीं लोगों से बने आवे हैं। आदि प्रयोग पंडिताउपन के ही सूचक हैं। भाषा के संस्कृत मिश्रित रूप के प्रति आपके मन में विशेष मोह था, क्योंकि भाषा नाम से ये रूप परंपरा से चला आ रहा है। इस स्थान पर फारसी बहुल उर्दू गद्य की प्रतिष्ठा होते देख आपने कहा था, रस्मो रियाज भाखा का दुनिया से उठ गया है। आपकी मृत्यु 78 वर्ष की अवस्था में 1824 ईस्वी में हुई थी।
अब है इंसा अल्लाह खां। इनका समय रहा है 1756 से 1818। हिंदी खड़ी बोली गद्य के उन नायकों में इंसा अल्लाह खां का विशिष्ट स्थान रहा है। इनके पिता मीर मासा अल्लाह खां कश्मीर से दिल्ली आकर बस गए थे और शाही हकीम के रूप में कार्य करते रहे। मुगल सम्राट की स्थिति चिंतित होने पर वे मुर्शिदाबाद के नवाब के यहाँ चले गए थे। यहीं इंसा का जन्म हुआ और बंगाल की स्थिति बिगड़ने पर इंसा को दिल्ली में शाह आलम द्वितीय के आश्रय में छोड़ना पड़ा। अब ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये किसके, तो इंशाअल्लाह है वो दिल्ली के शाह आलम द्वितीय के आश्रय में रहे थे। इंसा बड़े ही खुश मिजाज हाजिर जवाब व्युत्पन्न व्यक्ति थे। शाह आलम नाम के ही शाह थे। वे इंसा की शायरी की कद्र करते थे किंतु उनको यथोचित पुरस्कार से संतुष्ट नहीं कर पाते थे। अपनी महत्वाकांक्षा पूरी न होते देख इंसा लखनऊ चले आए और शाहजादा मिर्जा सुलेमान की सेवा में नियुक्त हो गए थे। धीरे धीरे इनका परिचय नजीर ताकलुफ हुसैन खां से हो गया। इन्हीं की सहायता से वे नवाब शहादत अली खां के दरबार में पहुंचे थे। पहले तो नवाब साहब ने इनकी खूब पटी, किंतु बाद में इनके एक अभद्र मजाक पर नवाब साहब बिगड़ गए और इन्हें दरबार से अलग होना पड़ा था। इनके जीवन के अंतिम वर्ष कठिनाइयों में व्यतीत हुए और 1817 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। इंसा अल्लाह खां उर्दू फारसी के बहुत बड़े शायर थे। इन्होंने उर्दू गजलों का दीवान रेख्ती, कलापाद, उर्दू फारसी, फारसी मसनवी, दीवाने फारसी, मसनवी शिकारनामा, दरफाए ललायत आदि अनेक कृतियां हैं वो उर्दू फारसी में प्रस्तुत की। हिंदी खड़ी बोली गद्य में इनका प्रसिद्ध जो सर्व प्रसिद्ध रचना है वो रानी केतकी की कहानी है और इसका दूसरा नाम है उदयमान चरित है। इस कहानी का महत्व भाषा शैली और वर्ण वस्तु सभी दृष्टियों में से है। स्वयं लेखक के अनुसार इसमें हिंदवी छूट और किसी बोली का पुट नहीं है। लेखक ने इसमें मुअल्लापन के साथ ही ब्रज भाषा, अवधी और संस्कृत के तत्सम शब्दों को भी अलग रखना चाहा है। यह कहानी शुद्ध सांसारिक प्रेम को आधार बनाकर मनोरंजन के लिए लिखी गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, जो रानी केतकी की कहानी है उसको बताया गया है। एक मिनट। इंसा की गद्य शैली बड़ी ही चटपटी, मनोरंजक और हास्यपूर्ण है। इनकी भाषा मुहावरेदार और चलती हुई है। ठेठ घरेलू शब्दों के प्रयोग के कारण वह बड़ी प्यारी लगती है। इंसा में सानुप्रास विराम देने की प्रवृत्ति अधिक है। इन्होंने पुरानी उर्दू के अनुकरण पर कृदंत, विशेषण और बहुवचन सूचक चिन्ह लगाए हैं। उदाहरण के लिए कुंजनिया, रामजनिया, डोमनिया के साथ ही ये धूम मचातियां, अंगड़ातियां, जमहातियां का प्रयोग करना आवश्यक समझते हैं। इस प्रकार के प्रयोग आज अशोभन लगते हैं। बाबू श्याम सुंदर दास ने प्रारंभिक गद्य लेखकों में इंसा को महत्व की दृष्टि से पहला स्थान दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा हुआ है कि बाबू श्याम सुंदर दास ने प्रारंभिक जो गद्य लेखक थे उनमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसको दिया है, तो इंसा अल्लाह खां को दिया है। इसमें संदेह नहीं कि इनकी भाषा सबसे अधिक चलती हुई और मुहावरेदार है, किंतु उनका झुकाव उर्दू की ओर रहा था। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा हुआ है कि इनकी भाषा सबसे अधिक चलती हुई और मुहावरेदार है किंतु उनका झुकाव उर्दू की ओर है। ये कथन किसके बारे में कहा गया है, तो ये ध्यान रखना आप, ये इंसा अल्लाह के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। उनमें हम वर्तमान हिंदी गद्य का पूर्वाभास नहीं पाते हैं। जो भी हो, अपनी मनोरंजक वर्णन शैली, चटपटी और लच्छेदार कामयाबी तथा विशुद्ध हिंदवी लेखन के साहसी प्रयोग के कारण हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में इंसा अल्लाह खां सदैव स्मरणीय रहेंगे। अब है गंगा प्रसाद शुक्ल। गंगा प्रसाद शुक्ल हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में अपनी प्रतिभा का पूर्ण योगदान नहीं दे सके। कॉलेज के विवरण के अनुसार 1826 ईस्वी में उन्होंने एक हिंदी
इंग्लिश डिक्शनरी बनाना प्रारंभ किया था। अभाग्यवश बीमार हो जाने के कारण उसे पूरा नहीं कर पाए और इसी बीमारी से उनकी मृत्यु भी हो जाती है। उनकी किसी अन्य साहित्यिक रचना का उल्लेख यहाँ पर नहीं मिलता है। उपसंहार। उपर्युक्त समस्त विवरण पर ध्यान देने से स्पष्ट है कि हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में दो परंपराएं कार्य करती हैं। एक परंपरा अंग्रेजों के प्रभाव से सर्वथा मुक्त रही है और दूसरी उनके प्रभाव में रहकर ही आगे बढ़ी है। प्रथम परंपरा में राम प्रसाद निरंजनी, दौलत राम, सदाशिव लाल और इंशाअल्लाह खान को रखा गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये किस में रखा गया है? जो पहली वाली परंपरा है, क्योंकि दो परंपराएं रही हैं हमारे पास, तो एक है परंपरा अंग्रेजों के प्रभाव से सर्वथा मुक्त रही है। तो ये क्या है? ये जो चार हैं, कौन कौन? राम प्रसाद निरंजनी, दौलत राम, सदाशिव लाल और इंशाअल्लाह खान। इनकी जो भाषा है वो अंग्रेजों के प्रभाव से सर्वदा मुक्त रही है और दूसरी जो इनका प्रभाव रहा किनका? अंग्रेजों का, तो वो कौन है? लल्लू लाल और सदल मिश्र। ये उल्लेखनीय है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अंग्रेजों की भाषा नीति सब मिलाकर हिंदी गद्य के अनुकूल नहीं थी। फलतः लल्लू लाल और सदल मिश्र की सभी कृतियों में हिंदुई का समावेश न हो सका। तुलनात्मक दृष्टि से इन सभी गद्य लेखकों में प्रवाह, सुसंबद्धता, एकाग्रता की दृष्टि से इंसा की भाषा अधिक महत्वपूर्ण है। यह होते हुए भी यह न समझ लेना चाहिए कि उपर्युक्त लेखकों ने हिंदी गद्य को निश्चित रूप देने में सफलता प्राप्त कर ली है। यह कार्य तो आगे चलकर भारतेंदु के हाथों संपन्न हुआ था। ईसाई धर्म प्रचारक और उनकी खड़ी बोली। हिंदी प्रदेश में ईसाई धर्म प्रचारकों का प्रवेश अंग्रेजी शासन स्थापित होने की बहुत पहले ही हो चुका था। 1579 में और 1591 के बीच टॉमस स्टीवेंस और जॉन न्यूबेरी, मास्टर जॉन एल्ड्रेड और रैल्फ पिच आदि अनेक अंग्रेज उत्तर भारत में प्रवेश कर चुके थे। यद्यपि वे धर्म प्रचारक नहीं थे, फिर भी उनके व्यक्तित्व द्वारा ईसाई धर्म की सहिष्णुता हिंदी भाषा जन समुदाय के बीच अपना स्थान बनाने का प्रयत्न करने लगी। अकबर के राजत्व काल में तो न केवल अंग्रेज वरन पोर्चुगीज ईसाइयों ने भी आगरे में अपना कार्य प्रारंभ कर दिया था। जहांगीर के समय में भी इन धर्म प्रचारकों को कुछ सफलता मिली। शाहजहां औरंगजेब के शासनकाल में इनको सुविधाएं नहीं प्राप्त हुई। कंपनी की नीति उस समय तक ईसाई धर्म प्रचारकों के अनुकूल रही जब तक उसका शासन संबंधी उत्तरदायित्व अपेक्षाकृत कम रहा। शासन सूत्र हाथ में आने पर उसे भारतीयों में असंतोष फैलने की आशंका बराबर बनी रही। इसीलिए धर्म प्रचारकों के साथ कंपनी पूर्ण सहयोग न कर सकी। यह सब होने पर भी ईसाई धर्म प्रचार बराबर आगे बढ़ता रहा। 1793 ईस्वी में केरे महोदय ने कलकत्ते के निकट श्री रामपुर में अपना केंद्र स्थापित किया। 1809 में मूर साहब ने पटना के पास एक मिशन स्थापित किया। 1810 में आगरे में बॉप्टिस्ट मिशन की स्थापना हुई। 1814 में दो अन्य मिशन आगरा और इलाहाबाद में स्थापित किए गए। बॉप्टिस्ट चर्च मिशनरी सोसाइटी और लंदन मिशनरी सोसाइटी ने क्रमशः 1816 और 1818 और 1820 में बनारस को अपना प्रचार प्रसार का क्षेत्र बनाया। इस प्रकार 19वीं सदी ईस्वी के पूर्वार्ध में ही पटना, मुंगेर, भागलपुर, छपरा, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, अलीगढ़, आगरा, इटावा, झांसी, अल्मोड़ा, रानीखेत, नैनीताल, देहरादून, गाजीपुर, मिर्जापुर, बनारस, बक्सर, चुनार, इलाहाबाद, सहारनपुर, बरेली, फतेहगढ़, दिल्ली, जबलपुर, अंबाला, जयपुर, अजमेर, नागपुर, आदि उत्तरी भारत के अनेक नगरों में ईसाई धर्म प्रचारकों का जाल फैल गया था।
तो हमारे यहाँ पर देखो राजस्थान में भी 2 रहे हैं, जयपुर और अजमेर। इस धर्म प्रचारकों को सामान्य जनता की बोली में ही अपने धर्मों की तत्वों की व्याख्या करनी पड़ती थी। फलस्वरूप इन्होंने हिंदवी की उस परंपरा को ही ग्रहण किया जो दौलत राम, राम प्रसाद निरंजनी, सदासुख लाल और लल्लू लाल द्वारा व्यवहृत होती हुई विकसित हुई थी और जॉन गिल क्राइस्ट की हिंदुस्तानी से सर्वदा भिन्न थी। इस तथ्य पर विचार करते हुए आचार्य शुक्ल ने स्पष्ट लिखा है। इस संबंध में ध्यान देने की बात यह है, ये शुक्ल का कथन है, इन ईसाई अनुवादकों ने सदासुख लाल और लल्लू लाल की विशुद्ध भाषा को ही आदर्श माना, उर्दूपन को बिल्कुल दूर रखा। इससे यही सूचित होता है कि फारसी अरबी मिली भाषा से साधारण जनता का लगाव नहीं था, जिसके बीच मत का प्रचार करना था। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। धर्म प्रचार के लिए मिशनरियों ने बाइबिल का अनुवाद किया। सबसे पहले किसका किया? बाइबिल का। 1809 में हेनरी मॉर्टिन ने बाइबिल का हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में अनुवाद किया था। उनके इस अनुवाद का ऐतिहासिक महत्व है। कहा जाता है कि मॉर्टिन साहब का अनुवाद ही अन्य सभी अनुवादों का आधार रहा है। बाइबिल के अतिरिक्त ईसाइयों द्वारा अन्य अनेक छोटी छोटी धार्मिक पुस्तकें प्रकाशित की गई। भाषा की दृष्टि से इन सभी पुस्तकों का महत्वपूर्ण स्थान है। इन पुस्तकों में J.T. टॉमसन का दाऊद के गीत, जॉन म्योर द्वारा विरचित ईश्वरोक्त शास्त्र धारा, संत मत निरूपण, J.A. सरमन द्वारा रचित दी प्रॉपर नेम्स इन द ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंटल मेंट्स रेंडर्स इनटू उर्दू एंड हिंदी, फूलों का सर, पॉल का चरित्र, वेदांत मत विचार आदि पुस्तकें उल्लेखनीय हैं। इन पुस्तकों की भाषा बाइबिल के भाषा के सर्वदा निकट रही है। ईसाई मिशनरियों द्वारा प्रयुक्त हिंदी खड़ी बोली के स्वरूप की समयक अवधारणा के लिए 2 उदाहरण दिए गए हैं। 1826 में छपी हुई बाइबिल की भाषा का एक नमूना यहाँ पर दिया गया है, जो कि कोई काम का नहीं है, तो ये हम नहीं पढ़ेंगे। जनता के मानसिक धरातल के अत्यंत सन्निकट आने के प्रयत्न में इन धर्म प्रचारकों ने जनपदीय बोलियों की संपूर्ण अभिव्यंजना शक्ति को समेटना चाहा है। फलस्वरूप इनकी भाषा विचित्र शब्दों, वाक्य विन्यास, व्याकरण संबंधी प्रयोगों से भरी हुई है। उदाहरण के लिए कुछ प्रयोग यहाँ पर दिए गए हैं। आवता जावता होश, बांसुरी बजाए किए, पिता से बाचा पाके, पटुरी बैठी थी, अपवित्र करने चाहा, पुलुस का शयन किया, अपनी आंख मूंद लिया है, परमेश्वर ने हमको डर पोकना आत्मा नहीं दिया, वैद्य का आवश्यक नहीं है, इत्यादि। श्री रामपुर मिशनरियों ने न्यू स्टार्टमेंट यानी नए धर्म नियम का अनुवाद न केवल हिंदी खड़ी बोली में प्रस्तुत किया, बल्कि भारत की अनेक बोलियों में भी उसे अनुदित किया। जयपुरी, अवधी, मेवाड़ी, बघेली, कन्नौजी, मारवाड़ी, ब्रजभाषा, मालवी आदि अनेक बोलियों में इसके संस्करण हैं वो उपलब्ध हैं। मिशनरियों द्वारा प्रस्तुत बाइबिल के हिंदी अनुवाद खड़ी बोली गद्य को किसी प्रकार की सुसंगठित और प्रौढ़ शैली न दे सके। भाषा को सरलतम रूप देने के प्रयत्न में वे साहित्यिकता से दूर हो गए। उनकी भाषा अत्यधिक ग्रामीण हो गई। दयाल अनेमी, दौलत राम, सदासुख लाल, सहदल मिश्र की भाषा का आदर्श रूप भी ये ग्रहण न कर सके। इन गद्य लेखकों की भाषा में साहित्यिकता है, साथ ही मिशनरियों की भाषा की तुलना में इनकी भाषा अधिक परिमार्जित है। ईसाई धर्म प्रचारक अरबी फारसी युक्त हिंदुस्तानी से अपनी भाषा को अलग तो रख सके, किंतु उसे साहित्यिक स्वरूप देकर हिंदी गद्य की किसी प्रौढ़ शैली के जन्मदाता न बन सके। तो
आज हमने ये दूसरा पार्ट है ये पढ़ा है, इसके आगे जो भाग है वो हम कल लेकर आएंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।